तो हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। आपका इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का सेट 2 आ गया है ना, जैक बोर्ड के लिए 12वीं के बच्चों के लिए। चलिए इसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाते हैं और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पे पार्ट 1 में लेकर आया हूँ, है ना। इसी के बाद सीधे आपने देखा होगा कि सेट 1 में मैंने पार्ट वाइज सीरीज लिया है, तो यहाँ पे सेट 2 का भी मैं पार्ट वाइज सीरीज लेने जा रहा हूँ। फुल मार्क्स आपका 100 है। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 59 है और जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में ज़्यादा इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और फुल मार्क्स याद रखिएगा, आपको 3 घंटे यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अलॉट की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 3 आवर्स आपको दिया जाएगा। देख लीजिएगा एक बार, है ना। आपको याद होगा कि ऑब्जेक्टिव्स की जो संख्या आपके काफ़ी बढ़ा दी गई एग्जाम में, तो आप देख सकते होंगे बढ़ गया है। और बहुत सारे बच्चे अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, जैसा कि दिख रहा होगा। उस ऐप टेलीग्राम अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए और इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के डाल दिए गए हैं और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन भी डाले जा रहे हैं। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में नाम लिख के, अगर नाम लिख के नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, लिंक से जुड़ जाइएगा। लिंक से नहीं जुड़ पाते तो नाम लिख के सर्च कीजिए। दोनों तरीकों में से किन्हीं तरह से जुड़ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जिसको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, है ना। दोनों में जो डिफरेंस आप जान लीजिएगा। माइक्रो और मैक्रो में क्या होता है। माइक्रो में सूक्ष्म बातों पर किया जाता है, जहाँ पे आपका पर्सनल या इंडिविजुअल पर देखा जाता है कोई भी मतलब चीज़ों को। और क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, माइक्रो में क्या होता है कि कोई भी चीज़ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में देखी जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल पर देखा जाता है या नेशन पे देखा जाता है। नेशन आपको पता होगा कि बहुत बड़ी इंडिविजुअल्स इकाइयों की क्या है, एक तरह से ग्रुप हो गई। तो नेशनल्स के मतलब कि रेस्पेक्ट में देखा जाता है, उसको मैक्रो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनकम हो गया तो इंडिविजुअल इनकम, यहाँ पे नेशनल इनकम, तो सारी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैक्रो मतलब आप पढ़ाएंगे मैक्रो मोलिकुल्स, आप साइंस के बच्चे होंगे तो ये भी पता होगा। मैक्रो मोलिकुल्स जैसे कि प्रोटीन आपका जो है वो एक मैक्रो मोलिकुल्स है। जो साइंस के बच्चे वो समझ रहे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के मतलब कि एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मैक्रो मोलिकुल्स होते हैं, है ना, जो चेन से बने हुए होते हैं। अब मैक्रो मतलब छोटा हो गया, ये याद रखिएगा। मैक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब समूह। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैं बात कर रहा हूँ कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कंज्यूमर्स, है ना। बिहेवियर इज स्टडीड इन, कहाँ पे पढ़ा जाता है। अभी मैंने बताया कि कंज्यूमर सिंगल मतलब बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल की बात है, तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तु होता है जो आप खरीदते हो। कमोडिटी याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में कमोडिटी मतलब होता है जो आप खरीदते हैं, एक वस्तु की एक मात्रा। द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज, याद रखिएगा कि ह्यूमन वांट्स को जो कमोडिटी जो कैपेसिटी में उसको क्या करती है, उसको सेटिस्फाई कर देती है, उसको यूटिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा। सेकंड का क्या आंसर होगा, बी। हाँ, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक आपने अगर इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं की है तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर यूटिलिटी रही और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन रहा, है ना, तो जितनी ज़्यादा आप उपयोगिता लेते जाइएगा यूटिलिटी का, सेटिस्फेक्शन उसका घटता जाएगा। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। लेकिन वही अगर आपको इधर से कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद हो, जैसे चॉकलेट हो गई या किसी तरह का, जैसे डेयरी मिल्क का चॉकलेट हो गया, और इधर अगर आपका सेटिस्फेक्शन रहा, तो जैसे जैसे ये डाटा बढ़ती हैं, जैसे जैसे ये इसकी क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी, सेटिस्फेक्शन का लेवल मतलब कि बढ़ना छोड़ के और मतलब कि घटने छोड़ के बढ़ता जाएगा, और भी आपको मात्रा में चाहिए। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 5 रोटी खाते हो, आप मेरी बात समझिए, 5 ब्रेड खाते हो अगर दिन भर में, तो आप पहला जब आपको भूख लगेगी तो एक ब्रेड में आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद सेकंड ब्रेड में आपको उससे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बात के माने यहाँ पे अगर हम सेटिस्फेक्शन को अगर हम नंबर्स वाइज अगर हम आपको मतलब कि दिखाना चाहें, तो अगर एक ब्रेड खाने से आपको 10 पॉइंट मिलते हैं सेटिस्फेक्शन का, तो 2 रोटी खाने के बाद, दूसरा रोटी का मैं बात कर रहा हूँ सेकंड, ये मत सोचिएगा 2 रोटी का मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड रोटी खाने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कहीं 8 में होगा। थर्ड ब्रेड खाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पेट भरने लगेगा, तो आपको सेटिस्फेक्शन 6 मिलेगा। 4 ब्रेड खाइएगा तो सेटिस्फेक्शन 4 मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार घटता जा रहा है। जैसे थर्ड वाला रोटी खाइएगा, फोर्थ वाला रोटी खाइएगा, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल घटेगा। लेकिन यहीं पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वो इस मतलब कि केस में उल्टा हो जाता है। ये सारी चीज़ आप थोड़ा सा जान लीजिए इकोनॉमिक्स में कि अगर आपको एक चॉकलेट खाएं तो सेटिस्फेक्शन आपको अगर 10 मिला है तो दूसरा चॉकलेट आपको और खाने का दिल करेगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर आप किसी चीज़ को फॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा, किसी को खाने के लिए लेके बहुत ही ज़्यादा लालची हैं, जैसे चॉकलेट के मामले में बता रहा हूँ, तो दूसरा खाइएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन कहीं जाके 15 मिलेगा। तो इस केस में थोड़ा सा उलट हो जाता है। तो यूटिलिटी वाली
इन सारी चीज़ों को एक बार अगर आपको एग्जाम में आता होगा तो देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन यहाँ पे से कौन दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है द शेप ऑफ एवरेज कोस्ट कर्विज, यू शेप का होता है बच्चों, ऐसे करके आपका शेप बनता है, तो याद रखिएगा इसको, ये यू अक्षर जैसा यू शेप्ड होगा, द शेप ऑफ एवरेज कोस्ट कर्विज है ना, एवरेज कोस्ट कर्व सॉरी। समरूप उत्पाद विशेषता, देखिए एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार समझा देता हूँ कि होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है। बोल रहा है कि अगर आपको एक होता है कि परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में, एक होता है मोनोपोली। अगर बात की माने कि दो तरह की मार्केट्स हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूँ M1 और M2, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं जो कि आपको गारमेंट्स मतलब समझ रहे होंगे क्लोथ्स की आपके यहाँ पे सप्लाई करती है, और यहाँ पे M2 है, यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पे भी क्लोथ्स की सप्लाईमेंट ये भी करती है। लेकिन M2 में क्या है कि गारमेंट्स की एक ही कंपनी है, A1 है, और यहाँ पे B1 B3 करके B2 B3 करके 3-4 कंपनियाँ हैं। तो आप देखिएगा अगर ये प्रोडक्ट्स को अगर आपको मार्केट में उतारती है तो ये भी अपना प्रोडक्ट उतारेंगे, गारमेंट का B3 भी उतारेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि M1 वाली जो कंपनी है, M1 वाला जो मार्केट है, वहाँ पे किसी भी वस्तु का जो आपका रेट रहेगा वो होमोजीनियस रहेगा, एक ही जैसा आपको वहाँ पे प्राइसिंग होगी, है ना, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। M2 में क्या होगा कि मोनोपोली मार्केट हो जाएगा और वहाँ पे एकाधिकार हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो इस मार्केट में आपको प्राइसिंग जो होगा, मतलब दाम रखी जाएगी, कीमत रखी जाएंगी, वो किसी भी तरह से किसी के मतलब कि किसी से कोई झगड़ा जब नहीं रहता है, तो आपको पता होगा झगड़ा बाय द मनी हिंदी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो मार्केट में दो कंपनियों के बीच अगर किसी तरह का तनाव नहीं रहे तो वो प्राइसिंग अपने रेट से रख देगी दाम। लेकिन अगर 2-3 कंपनी में अगर वैसा रहे तो प्राइस जो बढ़ाएंगी कंपनियां उसका तो मार्केट गिरेगा ना, तो वो सारी प्राइस को क्या रखेंगे, एक फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए यही बोला गया होमोजीनियस प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, समरूप उत्पाद एक ही जैसा। तो यहाँ पे कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ओनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ये आपका होने वाला है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ों को टिक करवा दिया। चलिए 6 क्वेश्चन में चलते, क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि लैंड भी चाहिए कोई भी चीज़ को करने के लिए, श्रम चाहिए, लेबर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर और लैंड और पूंजी के बिना, कैपिटल, ये तीनों के बिना तो आपका हो ही नहीं सकता। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन का फैक्टर में तीनों आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, परिवर्तनशील उत्पादों का नियम संबंधित है। एक बार आप परिवर्तनशील अनुपात जो है आप देख लीजिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप इसको एक बार क्या कर सकते हैं, गूगल करिए और गूगल करके इसका नोट्स बना लीजिए, आप कम समय में ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंधित है किससे है, तो 7th का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी, अल्पकाल से ये संबंधित है। 8th नंबर क्वेश्चन में चलिए आ जाते हैं। इसका आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो चलिए हम इसको अच्छे से समझा देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज, दो तरह के फूड होते हैं, कमोडिटीज़ होते हैं। चलिए मैं उनकी सारी चीज़ें बताता हूँ कि किन वस्तुओं की इलास्टिसिटी कैसी होती है और मांग की लोच हिंदी में कह सकते हैं कि कैसी होती है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कुछ कुछ। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या समझाने जा रहा हूँ कि पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं समझा देता हूँ कि मांग की अनंत आय लोच कब होती है, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म हो, फिर भी वस्तु की मांग में, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि क्योंकि इस समय से अगर इनमें से कोई भी आ जाए, जैसे अनंत वाला केस आ जाए, तो आप ये आंसर मारिएगा। जब इकाई हो मतलब एक हो तो ये आंसर मारिएगा। तो एक ही तरह का क्वेश्चन मॉडल पेपर से आपको पता होगा, मैं इस तरह से लंबा क्यों करवा रहा हूँ कि मॉडल पेपर के जैसा ही एग्जाम में आएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि मॉडल पेपर ही आपको पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे एक जी शून्य दिया है तो अनंत वाला पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें करा दे रहा हूँ। आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, हमको फॉलो करते रहिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जुड़ जाइए। एक चीज़ और मैं बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। 2 चैनल हमारे, 9 आवर और बोर्ड आवर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होंगे सभी यहाँ पे धीरे धीरे अपलोड की जाती हैं। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ बच्चों, इसलिए मैं जल्दी आपके लिए मतलब कि हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सकती है मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मांग के अनंत आय लोच, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने 2-3 ग्रुप बनाए हैं, दोनों में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म हो, फिर भी वस्तु की मांग में अति परिवर्तन की प्रवृत्ति हो, उससे मांग की अनंत आय लोच कहते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि आय में परिवर्तन बहुत ही कम हो लेकिन वस्तु की मांग में अति परिवर्तन की प्रवृत्ति हो, है ना, उस वस्तु की मांग अचानक बढ़ गई हो। जैसे कि आपको अगर बात की माने कोई मेडिसिन है, मैं कहना चाह रहा हूँ समझिए, तो ये मेडिसिन की मांग, अगर कोई बीमारी आई है तो इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे कोरोना भी है तो कोरोना की वैक्सीन की मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। आपकी भले आय, आपकी सैलरी ना बढ़े,
आपकी सैलरी हो सकता है कि 1500 से 1600 ही हो जाए, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये वाली वस्तु की मांग तो बढ़ गई ना मेडिसिन की, तो ये वाला क्या होगा कि इस पर कोई आपका डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी भी तरह का, एक दूसरे से कोई मतलब कि क्या बोले हिंदी में कि लगाव नहीं होगा, किसी तरह का एक दूसरे से तुलना नहीं हो पाएगी, और वो आपका क्या हो जाएगा, मांग की अनंत आय लोच हो जाएगी, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। चलिए दूसरे लॉज पे चलते, भी मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। मांग की आय लॉज इकाई से अधिक कब होती है? इकाई से अधिक मतलब ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर सॉरी इससे होगा ना ग्रेटर देन 1, हाँ ये होगा। इधर से अगर हम मांग की लोच लिखें तो ये 1 से ज़्यादा इधर होगी, ठीक है, मैं ठीक लिख पाया, तो ऐसे लिखिएगा अगर लिखना रहेगा तो एग्जाम में, मांग की लोच इधर लिखिएगा और इधर 1 से ग्रेटर देन। देखिए जब आय में अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक हो जाती है। जब आय में अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा हो, बात की माने अगर 1500 से आपका 1600 बढ़ा है, मैं इसका भी बात बताने जा रहा हूँ, 1600 बढ़ा है ना, तो आप 5 किलो आटा, पहले देखिए 2 तरह का आटा होते हैं, बात के मान एक अच्छा आटा है जो कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ अच्छा से समझिए तो सारी इकोनॉमिक्स की डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 5 केजी आप अगर आप आटा लेते हो, मतलब कि वीट लेते हो, तो आप क्या करोगे, जब आपका आमदनी बढ़ गया है तो आप पहले बात के माने 5 केजी में आपका 3 किलो अच्छा केजी का अच्छा मतलब कि महंगा वाला आपका मतलब कि जो एक्सपेंसिव था वो वाला आप आटा लेके आते थे और 2 केजी आप कम दाम वाला लाते थे। लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, 5 का 5 केजी क्या कीजिएगा, आप अच्छे आटे को खरीद के लाइएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अनुपात कितना से बढ़ रहा है, 16/15 का अनुपात है, लेकिन इधर कितना का रेशियो बढ़ गया दिख रहे हैं, 5/2 हो गया, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। तो इस तरह में से आय की लोच क्या रहती है, 1 से ज़्यादा रहती है। थर्ड में देखिए क्या पूछ रहा है, मांग की लोच इकाई के बराबर जब 1 के बराबर हो, जब जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा। तो ऐसे जब आय में प्रतिशत की परिवर्तन के अनुरूप ही मांग में परिवर्तन हो जाए तो आपकी मांग की आय लोच में इकाई होती है। अब मैं इसका भी आंसर बताता हूँ। बात माने अब तो आपके घर में शुरू से ही अच्छे आटे का यूज हो रहा है, शुरू से ही, तो अगर आपकी आमदनी 1500 है तो 1600 भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, आप आटे को जितना लेते थे उतना ही लीजिएगा, है ना, मैं आटे की केस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये सोचिए कि आपकी आमदनी अगर 1500 से 2000 हो गई है और आप अगर घर में क्या करते हैं, कुछ वैसी चीज़ बताते हैं जो आपको इसी के अनुपात में बढ़ेगी। वैसी क्या चीज़ हो सकती है, आपको मैं बता दूं कि आपका जो कॉस्ट है, जैसे कि आप जूते मोजे जो खरीदते थे बच्चों के लिए, वो भी आप उसी रेशियो में बढ़ा दीजिएगा, है ना, घर में जो इन्वेस्टमेंट है उसी तरह के हिसाब से बढ़ेगा। तो बात मैंने आप 2000 अपने घर में इन्वेस्ट करते थे तो आप इसी का हिसाब से 5000 इधर बढ़ा तो इधर आप लगाइएगा, तो उस हिसाब से मांग की इकाई की बराबर ही होती है। इसका एग्जाम्पल्स आप अच्छे से, एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैं नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एग्जैक्ट एग्जाम्पल गूगल कर सकते हैं, अन्यथा समय कम है तो आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे तो काफ़ी है। अब देखिए मांग की इकाई से कम कब हो जाती है, जब आय में अनुपातिक परिवर्तन मांग अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो मांग की आय लोच इकाई से कम हो जाती है। यहाँ पे लेस देन 1 का बात हो जा रहा है ना, जब आय में अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो जाए। अभी मैंने बताया कि आपका 1000 से आपका आमदनी 15,000 हो जाता है बात की माने, तो आप 2 केजी पहले आपको याद होगा मैंने बताया 5 केजी में आप 3 केजी अच्छा आटा ले रहे थे, 2 केजी कम दाम वाला आटा ले रहे थे, तो 2 केजी वाला कम आटा ले रहे थे, तब अगर 15,000 हो जाएगा आपका आमदनी तो बढ़ गया, देखिए आपका इनकम बढ़ा, लेकिन ये जो कम दाम वाला आटा लेते था वो 1 ही केजी लेने लगेगा, अपना दाम मतलब कि बचा, फिर भी आप कुछ अगर बचा रहे हैं, मंथली सेविंग कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं चाहिएगा कि हम खराब आटा खाएं, तो 1 केजी ही लीजिएगा वो साधारण वाला आटा। तो इधर आए तो बढ़ा इनकम, लेकिन देखिए इधर ये घट गया, तो यहाँ पे 1 से कम हो जाएगा बच्चों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे, लेस देन सॉरी मांग की लोच इधर अगर लिखाएगा तो वो लेस देन 1 हो जाएगा। अब देखिए मांग की शून्य आय लोच क्या होती है, जिसमें आय में अनुपातिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, ये मांग की आय लोच शून्य होती है। अब मैं इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ कि आपकी आमदनी 10,000 हो जाए या फिर आपका घट के 8,000 हो जाए या उससे 10,000 से बढ़ के 15,000 हो जाए। आपके घर में 5 लीटर आपका अगर मतलब कि पानी का ज़रूरत है डेली, 5 लीटर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 लीटर मान लीजिए, 50 लीटर का आपका कंजम्पशन है, 50 लीटर आपका खपत हो जाता है, तो इसकी मात्रा तो आप नहीं घटा सकते। क्या पानी पीना बंद कर दोगे या फिर इससे खाना बनाना बंद कर दोगे, तो वहाँ पर शून्य का केस आता है। अब चलिए मैं इंग्लिश मीडियम वालों को मैं थोड़ा समझा दूँ, वही चीज़ है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आएगा, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है तो मैंने इंग्लिश में मैं अच्छा तरीके से बता दे रहा हूँ कि इन्फेरियर गुड्स यहाँ पे होती है
है ना। देखिए ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद इन्फेरियर गुड। इन्फेरियर गुड वही होती है जो मैंने आपको बताया कि दो तरह की आटे होती हैं, मतलब वीट होगा, अगर दो तरह का वीट होगा तो अच्छा आटा अगर हम बढ़ाएंगे, लेकिन जो खराब आटा उसको यहाँ पे इन्फेरियर गुड्स बोला जाता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। तो ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर गुड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एन इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू ए फॉल इन द डिमांड। इसका अगर आपका इंक्रीज हो जाता है इनकम, अभी मैंने बताया कि आपका इनकम अगर 10,000 से 15,000 हो जाएगा तो आप जो कम दाम वाला आटा था उसका कंजम्पशन कम कर दीजिएगा, उसका मात्रा घटाइएगा। तो पहले आप 2 kg उसको खाते थे, कंजम्पशन करते थे, तो अब 1 kg ही खाइएगा आप। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है वही कि एन इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू द फॉल इन द डिमांड। डिमांड आपका घटेगा एंड मे लीड टू चेंजेस टू मोर लग्जरियस सब्स्टिट्यूट्स। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, और इसके जगह में आप मोर लग्जरियस सब्स्टिट्यूट्स लीजिएगा, जो मैंने बताया कि 10 kg वाला आटा के जगह पे आप 15 kg वाला आटा लेकर आइएगा, जो कि उसके मामले में इसकी कंपैरेटिव में क्या होगा, लग्जरियस होगा। सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। नेगेटिव रिलेशन है यहाँ पे, क्यू एक्स क्या है, डिमांड है, और ये आपका इनकम है ना। देखिए डिमांड आपका इनकम यहाँ पे विद द टाइम क्या हुआ है, इनकम आपका देखिए यहाँ पे इनकम आपका जैसे जैसे बढ़ा है इसकी क्वांटिटी गिरी है। इन्फेरियर गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, इन्फेरियर गुड्स के केस में। बाकी के केस में पढ़ लीजिए, ए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मैंने क्या कहा, जो कि 5-10 kg वाला आटा था, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप उसकी मात्रा बढ़ा दीजिएगा। अब जो इन्फेरियर गुड्स थी उसकी मात्रा घटा के इसी को बढ़ाइएगा। जो अच्छा आटा पहले 10 kg लेते थे तो 15 kg लीजिएगा, और जो मतलब कि बात मैंने, अगर आप ऑल टोटल 25 kg लेते थे, आप मेरा बात समझिए, ऑल टोटल आप 25 kg लेते थे, उसमें से 10 kg आप लेते थे नॉर्मल गुड्स और प्लस 15 लेते थे इन्फेरियर गुड्स, है ना। तो ये 10 kg को आप बढ़ा के कर दीजिएगा कितना, टोटल कंजम्पशन तो 25 kg है, तो घर में अभी भी 25 kg आपका कंजम्पशन होगा, लेकिन 10 की जगह ये 15 कर दीजिएगा, और इन्फेरियर गुड्स को आप घटा दीजिएगा, 10 kg कर दीजिएगा कम दाम वाला आटा को, और अच्छे दाम वाला आटा को आप बढ़ा दीजिएगा। तो आपकी इनकम बढ़ा तो क्या हुआ, आपका कंजम्पशन जो था नॉर्मल गुड का वो आप बढ़ा दिए। तो नॉर्मल गुड्स इसी को कहा जाता है। तो इन इनकम इंक्रीज विल लीड टू द राइज इन डिमांड। इससे डिमांड भी बढ़ता है। इफ इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी इज लेस देन 1, नेसेसिटी गुड, अगर आपका ये लेस देन 1 हो तो उसको नेसेसिटी गुड्स कहते हैं। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 इज लग्जरी गुड, उसको सुपीरियर गुड कहते हैं। एक चीज और केस याद रखिएगा कि नेसेसिटी के केस में ये लेस देन 1 होता है, जैसे कि आटा के केस में हुआ, जितना इनकम बढ़ता है उस हिसाब से वो नहीं बढ़ता है। आपका 5,000 10,000 से अगर 20,000 बढ़ा तो आप तो आटा को पहले 2 ही kg आप मतलब कि लेते थे इन्फेरियर, तो अब बाद में 2 kg से ज़्यादा तो आप इन्फेरियर गुड्स को मतलब कि आप उसके सब्सटीट्यूट तो कर भी नहीं सकते ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 kg आप लेते थे अच्छे आटा को, तो 12 kg आप ऑल टोटल लेते थे, तो ऑल टोटल 12 kg आप अच्छा आटा लीजिएगा तो 2 ही kg आप कम कर सकते हैं। लेकिन लग्जरी गुड के केस में एकदम उलट केस हो जाता है, सिनारियो पूरा बदल जाता है। मैं समझाने खोज रहा हूँ कि जब सोना का गोल्ड का दाम प्राइसिंग जब मतलब प्राइस जब बढ़ता है तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा उल्टा केस है, जितना भी ज़्यादा लग्जरियस गुड की दाम बढ़ता है उसका डिमांड उतना बढ़ जाता है। इस केस में ये ग्रेटर देन 1 चला जाता है। ये याद रखिएगा, नोट ये पॉइंट आपको नोट करने का। और जब जीरो कब हो जाता है बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ, ये जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम नॉट एसोसिएटेड विद ए चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड। आपका इनकम कुछ भी हो जाए, आपको पानी तो चाहिए ना, मेडिसिन तो चाहिए ना, तो ये आप तो छोड़ भी नहीं सकते हो, तो ये आपका जीरो में चला जाएगा कि आपको तो वो करना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन पैटर्न। से देखिए कंजम्पशन पैटर्न को यहाँ पे बात किया जा रहा है, एंड एज ए गाइड टू फॉर्म्स है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फॉर एग्जांपल द सेलेक्टेड इनकम, जो मैंने समझाया था मैंने समझा दिया, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन था या जीरो वाला के केस में पूछ दिया गया, यहाँ पे साधारण वस्तु इन्फेरियर गुड्स वाला अगर पूछेगा तो आप आंसर क्या मारिएगा, अब आपको मैंने बता दिया। लग्जरियस गुड्स रहेगा यहाँ पे तो आप ग्रेटर देन 1 मार दीजिएगा, याद रखिएगा इस सारी चीज़ों को। और शून्य कैसे रहेंगे, जैसे पानी उनी रहा, जो कि नेसेसिटी गुड्स हैं, जो कि आपको मतलब कि जरूरी है, तो देख लीजिएगा। अब देखिए क्या दे रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसने कहा, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ हु सेड इट। ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि समझने की नहीं है, सिर्फ रट लेने की चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 9 का बी होगा, एडम स्मिथ होगा इनका आंसर, 9 का बी। 10th में देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, याद रखिएगा ये भी चीज़। इनपरफेक्ट कंपटीशन 10th का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ए आर क्या होता है, इक्वल टू एम आर हो जाता है। अगला 11th नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि जब कुछ उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, देन व्हेन टीयू बिकम्स मैक्सिमम एमयू इज, है ना। तो 11th का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शून्य हो जाती है।
शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता आपका अधिकतम होता है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य हो जाती है। टीयू और एमयू वाला आप जो है मतलब कि उपयोगिता और ये सीमांत उपयोगिता और उपयोगिता, कुल उपयोगिता, इन सारे पर आप गूगल करके एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। और ACMR, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कंपटीशन, ये सारी चीज़ों को एक बार आप जरूर गूगल करके सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, देख लीजिए। 12 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र ढाल लग गिरता है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बात कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। आपका 13 का ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाएं से दाएं, है ना। अब 5 का मैंने यहाँ पे सॉरी मैं 13 नंबर में आ गया था ना। उपयोगिता संभावना वक्र में मैंने क्या बताया कि द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC, है ना। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर गिरता है। तो 13 का मैंने ए ऑप्शन आपको सही बताया। चलिए 14 नंबर पे चलते हैं कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, इन टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चॉइस की एक तरह से आपकी क्या है, रिलेटेड पूरी समस्या। इसका एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, मैं वो डेफिनेशन हो सकता है तो ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग बोलिएगा तो, जिस वजह से आपको इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखा है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होगा। तो ये चॉइस की मतलब कि एक तरह से कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो इकोनॉमिक्स एक तरह से चॉइस ही तो है कि आप किस तरह से चॉइस कीजिएगा ताकि आपको प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, आपका जो है ना सभी तरह से उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, है ना, जिससे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। मांग की लोच क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए, अभी मैंने बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो 15 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। मात्रात्मक कथन है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है ये। चलिए रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाते हैं। तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर होता है, इंडिफरेंस कर्व इज टू द ओरिजिन। आपको याद रखना है कि IC जिसको बोलते हैं इंडायरेक्ट इंडिफरेंस कर्व, सॉरी, वो क्या होता है, हमेशा मैं बता रहा हूँ 16 का आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमेशा इधर से इसे गहराया हुआ रहेगा, केंद्र की ओर क्या रहेगा, वो उथला हुआ रहेगा ऐसे करके। तो इधर से आप देखिए क्या है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ ये देखिए उठा हुआ रहेगा। इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। याद रखिएगा कि आपको लेंस पढ़े होंगे तो लेंस में इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और इसको क्या बोला जाता है, कॉनकेव। तो जिधर गहरा होता है मतलब कि धंसा हुआ होता है, जिसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड होता है, उसी को कहा जाता है कॉनकेव केव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो केव इधर है तो कॉन्वेक्स इधर होगा। तो ये वाला साइड में ही देखिए आपका क्या है, सेंटर है, देखिए ये साइड में, तो आपका क्या हो गया, कॉनकेव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, सॉरी। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं ढाल क्या लिखा हुआ है, बाला जाता है, थोड़ा सा शुद्ध लिख दिया है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि त्रुटियां हैं। डिमांड कर्व फॉर सब्सटीट्यूट, यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा आंसर, सब्सटीट्यूट का स्पेलिंग आपको पता होगा, सब्सटीट्यूट, है ना। तो सब्सटीट्यूट वक्र, है ना, सब्सटीट्यूट गुड्स स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, चलिए इसको बढ़िया से समझा देते हैं आपको। देखिए दो तरह के गुड्स हैं, आपको याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ कि बाजार में अगर दो तरह की वस्तुएं हैं, बात की मैंने आपको 5 रुपये में एक आइसक्रीम मिल जाता है, ये आइसक्रीम हुआ 5 रुपये का आइसक्रीम, और उसी तरह का एक 5 रुपये का आपको मिल जाता है आइसक्रीम की तरह से बोल सकते हैं, ये चोकोबार है, चोकोबार, और इधर से मिंटो बार है, कोई भी तरह का नाम मैंने ले लिया ये भी। और दोनों की डिमांड्स आपकी क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। आप देखिए गर्मी के दिन में या तो चोको बार खाइएगा या तो मिंटो बार खाइएगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा अगर इसका दाम बढ़ जाएगा 5 से 6 हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूट गुड, तो अगर दाम 5 ही रह गया तो आदमी लोग इसको प्रीफर करेंगे। 6 रुपये में इसको देखकर खरीदना तो कोई नहीं चाहेगा 6 रुपीज़ में, सब चाहेंगे कि 5 रुपीज़ में। तो मिंटो बार की क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब सब्स्टिट्यूट मतलब जब गुड्स, इसको हम गुड्स बोलेंगे ना क्योंकि इसके कंपेरिजन में तुलना कर रहे हैं, तो ये गुड हो गया, ये सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड। तो जब गुड्स की जब आपकी प्राइसिंग बढ़ती है तो सब्स्टिट्यूट गुड का क्या होता है, मतलब डिमांड बढ़ जाता है। दोनों प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल और आपने रेसिप्रोकल पढ़ा होगा। प्रोपोर्शनल में क्या होती है, जब इसकी प्राइसिंग बढ़ गई तो इसका डिमांड बढ़ गया। यहाँ पे गुड्स की बात कही जा रही है कि गुड्स का अगर प्राइस बढ़ा है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड बढ़ गया। लेकिन अगर यही जो 5 रुपये में आपको चोकोबार मिल रहा था, इधर चोकोबार था इधर मिंटो बार, यहाँ पे 6 किया था, अगर ये 4 दाम हो जाएगा तो इसी का मांग बढ़ जाएगा, है ना। तो इसकी प्राइसिंग अगर गिरती है तो इसका मांग फिर क्या होगा, गिर जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड का भी मांग गिर जाएगा,
है ना। कहने को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सारी चीज़ों को समझते चलिए। तो देखिए जो यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन है और यहाँ पे एप्पल फ़ोन है, दोनों के केस में मैंने लिया है। बात मैंने एप्पल फ़ोन यहाँ पे इसकी यहाँ से क्यू का मतलब हुआ क्वांटिटी और पी मतलब हुआ प्राइस। तो देखिए किसका प्राइस गिर गया, बात मैंने प्राइस किसका गिर रहा है, देखिए तो क्वांटिटी किसका बढ़ रहा है। देखिए ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसका प्राइस गिर रहा है, ध्यान से देखिए प्राइसिंग इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे प्राइस गिर गया। अब प्राइस गिर गया तो देखिए इसका जो मतलब कि क्या था, ये क्वांटिटी की डिमांड थी वो भी गिर गई। देखिए ना आप, ये डिमांड भी गिर गई, प्राइसिंग गिरी तो डिमांड भी गिर गई। लेकिन इसी के कंपैरिजन में देखिए इसकी डिमांड बढ़ गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। देखिए ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की है, इसकी डिमांड बढ़ गई। यहाँ पे आप ये वाला चक्र में ध्यान दीजिए कि इसका यहाँ तो घटा और इसका बढ़ा। जिनका मैथमेटिक्स बढ़िया होता है वही इकोनॉमिक्स अच्छा समझ सकते हैं। अब देखिए और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स एक तरह से बहुत ही खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है इधर। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मुझे भी लगता था, लगता था क्या लगेगा, लगता है। अब देखिए यहाँ पे इसी के केस में यहाँ पे भी समझाया गया, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने जितना समझाना था समझा दिया। जितने सब्स्टिट्यूट गुड्स की याद रखिएगा कि जब गुड्स का प्राइस बढ़ता है, गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मतलब कि आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स रहेगा इसका मांग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका गुड्स का बढ़ा है तो गुड्स का डिमांड तो घट जाएगा ना, उसके बदले में सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे ग्राफ ऐसे बन रहा है तो क्या हो रहा है, इधर से इधर क्या हो रहा है, ढलान बढ़ रहा है, देख पा रहे होंगे। तो डाउनवर्ड नहीं होगा, ऑनवर्ड होगा, अपवार्ड होगा, सॉरी। तो यहाँ पे 17 का क्या होगा, अपवार्ड। सब्स्टिट्यूट गुड का बात हो रहा है ना, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का बात नहीं रहेगा तो याद रखिएगा दो आंसर होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ गुड्स बोलेगा तो यहाँ पे गिरता हुआ होगा, अभी मैंने दिखाया कि गिरता हुआ ढाल ऐसे होगा अगर ऐसे आपका और मतलब कि ग्राफ है तो। और सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड मतलब कि मैंने कैसे बताया आपको कि ऐसे था ग्राफ, तो ये देखिए अपवार्ड जा रहा है, तो ये अपवार्ड यहाँ पे आंसर होगा। दोनों तरह के केस में मैंने बता दिया। पूर्ण लोचदार मांग वक्र अक्ष के समांतर होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व याद रखिएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाता है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैंने समझाया था लोचदार मांग वाला में कि जो पूर्ण लोचदार हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, वो एक्स एक्सिस के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दाम बढ़े घटे कोई मतलब उसका है ही नहीं, डिमांड तो उसका वैसे ही रहेगा। जैसे मैंने मेडिसिन के केस में बताया था, वाटर के केस में, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा ग्राफ, है ना। अगला देखिए, अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की ब्लैंक अवस्था में रखना चाहता है। इन शॉर्ट टाइम ए रेशनल प्रोड्यूसर विल ट्राई टू कीप हिम इन स्टेज, सेकेंड स्टेज। देखिए सेकेंड स्टेज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्री स्टेज होता है, जहाँ पे आप गुड्स को एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं और उसका आप देखते हैं कि किस तरह से मेरा प्रॉफिट जा रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है कि एक तरह से एक इन्वेस्टर को, एक तरह से प्रोड्यूसर को पता चल जाता है कि हमको किस तरह के अब तरह से, जैसे कि ये बहुत ही लंबा मतलब कि समझाना चाहूँगा तो यहाँ पे 20 मिनट फिर से लग जाएगा, तो मैं उतना लंबा नहीं जाना चाहता हूँ। याद रखिए कि जो रेशनल होते हैं, जो सेकेंड में सेकेंड वाले स्टेज को करते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन जब आप उनका जब हो जाता है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, सीधा उसको आप क्या कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लागू कर देते हैं। तो फर्स्ट केस होगा जब वो एक्सपेरिमेंट करना सीख जाते हैं, एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं, तो सेकेंड केस में जाएगा सेकेंड स्टेज। 20 मतलब लास्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे आज हम कर लेते हैं। कुल लाभ ब्लैंक दिया हुआ है माइनस कुल लागत होगा, तो टोटल प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा 20 का, आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल लागत, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है याद रखिएगा, रिवेन्यू माइनस क्या होती है, रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जितना रिवेन्यू आपका हुआ है और टोटल कॉस्ट जो आपको पड़ा है उसको माइनस कर देंगे। सीमांत रिवेन्यू क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू मैं बता देता हूँ। मार्जिनल रिवेन्यू होती है कि आप प्रोडक्ट का एक और प्रोडक्ट अगर आप मतलब कि एक जैसे कि इस प्रोडक्ट से आपका इनकम पूरा टोटल रिवेन्यू 20 हो रहा है, एक प्रोडक्ट और बेचे तो आपका प्रोडक्शन आपका रिवेन्यू 25 हो गया, तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू क्या हुआ 5 रुपीज़, वो हो गया आपका मार्जिनल रिवेन्यू। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे आपका माइक्रो जो कि आपका वेस्टी अर्थशास्त्र है उसका मैंने ले लिया है। अब अगले पार्ट 2 में हम आपका समष्टि का ले लेंगे, है ना। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और इसी तरह की वीडियो से आप अपडेट रहने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बाकी आगामी एग्जाम के लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।